चलें जी, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं और कंफर्म लाइक 100% कंफर्म एरिया पेपर में टेस्ट होगा ही होगा। दैट इज़ IAS 10। इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे IAS 37 को। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टू स्टैंडर्ड और साथ में एक हम इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इफ्रिक 1। तो 3 एरियाज़ जो हैं वो हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट जो है वो अब करने लगे हैं। और एरिया कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है, हद से ज़्यादा इजी है, हद से ज़्यादा इजी है। लेकिन ये चैप्टर मेजॉरिटी और मोस्टली जो है ना वो थ्योरी वाला है। वो क्या है? मोस्टली और मेजॉरिटी क्या है? थ्योरी वाला है। अब इसको हम देखते हैं। पहले हम IAS 10 देखते हैं, फिर 37 करेंगे और फिर हम जाएंगे इफ्रिक 1 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टैंडर्ड, दैट इज IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। क्या? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। इसको हमने देखना है कि क्या हमने करना है, कौन से इवेंट्स होंगे, क्या इनका तरीक़ेकार है, क्या इनकी एडजस्टमेंट्स होंगी, वो हमने यहाँ पर देखना है। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अब इवेंट्स आफ्टर अगर रिपोर्टिंग पीरियड की बात आए तो देखें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है। हम तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहले जो सवाल रेज़ होगा, जो हमारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि रिपोर्टिंग पीरियड किसे कहते हैं। हमने लोगों ने सबसे पहले जो है इस चीज़ को डिस्कस आउट करना है कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग पीरियड। जब हम रिपोर्टिंग पीरियड की बात करेंगे तो आपका ये फाइनेंशियल ईयर है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म हुआ। ये है आपका 1 साल। जब आप एट द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जाएँगे, तो इस साल में जितने भी इवेंट्स हुए होंगे, वो आप सारे क्या कर रहे होंगे, वो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कर रहे होंगे। आप लिख रहे होंगे, आप बता रहे होंगे कि ये हमारे इवेंट्स हुए हैं, ये सेल्स की हैं, ये परचेजेस की हैं, इतना डिस्काउंट रिसीव किया, इतना डिस्काउंट अलाउ किया, ये वाले एसेट्स लिए, ये डेप्रिसिएशन है, ये इम्पेयरमेंट है, ये मोनेटाइजेशन है। सारा कुछ जो है आप वो कैलकुलेट करेंगे। ये एसेट लीज़ के ऊपर ली है, ये आपका ROU है, इतना आपने फाइनेंस चार्जेस पे किए हैं, ये आपके लीज़ रेंटल्स हैं, आप बताएँगे। इतनी शेयर बेस्ड पेमेंट्स हुई हैं, इतने एम्प्लॉयी बेनिफिट्स के लिए आप चीज़ें कर रहे हैं, सारा बताएँगे। आपके पास लैंड कितना है, बिल्डिंग कितनी है, बायोलॉजिकल एसेट्स कितने, जितने भी 1 साल में इवेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, आप सारे क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पर बता रहे होंगे। वेरी क्लियर, आपने क्या करना है, इनको बताना है। लेकिन कहानी ये है कि आपका ईयर एंड तो हो गया इस डेट के ऊपर, दैट इज़ ईयर एंड। और हमने बनानी है अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ज़ाहिर-सी बात है 31 दिसंबर 2026 को अगर ईयर एंड होगा, तो अगले ही दिन जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बन जाएँगी। अगले ही दिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं बन जाएँगी। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, अप्रूव करने का, फाइनलाइज़ करने का एक प्रोसेस होगा, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, चल रहे होंगे। हर कंट्री का होता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कंपनीज़ एक्ट आता है। कंपनीज़ एक्ट कहता है कि भाई आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनानी हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए,
अप्रूव बाय बोर्ड होनी चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, अप्रूव बाय बोर्ड भी होनी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए। जब अप्रूव की बात करेंगे तो ये साइंड बाय सीईओ होनी चाहिए, कि जो कंपनी का सीईओ है और एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो है वो साइन करे, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ जो है वो भी क्या करेगा, वो साइन जो है वो कर रहा होगा। फिर आप उसके अप्रूव करके आपकी एजीएम जब कॉल होगी वहाँ पे आप दे रहे होंगे, तो ये सारा प्रोसेस है। अभी हमारा एक लीगल प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ईयर एंड आपका यहाँ पे हुआ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 30 अप्रैल 2027, यहाँ पे जाके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ऑडिट हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुई हैं इस डेट के ऊपर। अब इस डेट से लेके इस डेट तक आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, क्या आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के इस डेट से लेके इस डेट तक कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसका ताल्लुक इस फाइनेंशियल ईयर के साथ है, जिसका ताल्लुक जो है इस फाइनेंशियल ईयर के साथ है। मतलब आग लग गई, आपके पास डेटर जो है बैंकरप्ट हो गया, आपका मशीन जो है डैमेज हो गई, आपका एक सेगमेंट जो है क्लोज हो गया, आपको फाइन पड़ गया, आप लिटिगेशन जो है इस तरह सा हार गए, आपके ऊपर कोई न्यू लॉ पास हो गया जिसका इम्पैक्ट आपको पड़ गया। ये सारा कुछ जो है वो क्या हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट हुआ है। अब इनको हमने देखना है, ये इवेंट्स है। तो ये जो इवेंट्स होंगे ना, इन इवेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये सारी इस तरह की कहानियाँ जो हैं, एक होंगी इसको हम कहेंगे एडजस्टिंग इवेंट्स, और दूसरी होंगी हमारे पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एक हमारे पास क्या होंगे, एक हमारे पास होंगे एडजस्टिंग इवेंट्स, और दूसरे क्या होंगे हमारे पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। इनको हमने क्या करना है यहाँ पर अब डिस्कस करना है। एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। अगर वो मटेरियल वगैरह हुए तो हम उनको क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, अब डिस्कस करनी है। मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर करूँगा, ये नोट्स से आप पढ़िएगा, आपको समझ आएगी कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। आई गेस आपको अब इस नाम से क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हमारे इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं जो हमारे फ़ायदे में हो, कुछ इवेंट्स जो हैं वो अनफेवरेबल भी हो सकते हैं जो हमारे नुकसान में हों। इसलिए हमने क्या किया है, हमने इनको डिस्कस आउट कर लिया एडजस्टिंग में और नॉन एडजस्टिंग में। एडजस्टिंग में और नॉन एडजस्टिंग में। एडजस्टिंग इवेंट क्या होंगे कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है, लेकिन आपके एविडेंसेस मौजूद थे बिफोर ईयर एंड। बिफोर ईयर एंड आपके एविडेंस जो हैं या कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही थी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एडजस्टिंग इवेंट्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एडजस्टिंग इवेंट्स कहेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल।
31 दिसंबर 2026 को आपका ईयर एंड हुआ और 15 जनवरी को आपका एक डेटर जो है बैंकरप्ट हो गया। अब डेटर जो है वो फौरी तौर पे बैंकरप्ट नहीं होगा, उसकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो चलती पीछे आ रही थी, तो कंडीशंस मौजूद थी। अब आपका डेटर बैंकरप्ट हुआ है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्या करेंगे, आप इस इवेंट को जो है वो क्या करेंगे, वो आप उसको एडजस्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट जो है वो कर रहे होंगे। 31 दिसंबर को आपने अपना ईयर एंड किया, ठीक है। 2 जनवरी को आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, एडजस्ट होगा। एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड हुआ और 31 जनवरी को आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना या नया क्लाइंट मिल जाना, इसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की कैटेगरीज में जो है वो क्या कर रहे होंगे, फॉल कर रहे हों। तो इशू है क्या, इशू है बेसिकली हमारा कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते, आप लोग मुझसे ज़रा बेहतर कंपनीज लॉ पढ़ते होंगे, आप लोग ज़्यादा मुझसे बेहतर कंपनी एक्ट को जानते हैं। आपको पता है कि आज हमने अगर फाइनलाइज किया कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाने लगे हैं, तो आज अगर ईयर एंड है, कल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी। उसका एक पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा फॉलो होगा एज पर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 232 जो है वो इसको एक्सप्लेन करेगा। अब वो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, बोर्ड अप्रूव करेगा, ऑडिट होगा, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया या एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो है वो उसको क्या करेगा, साइन करेगा और फिर इसका अप्रूवल जो है वो एजीएम में लिया जाएगा। ये चीज़ आपके पास आ रही होती है, ठीक है। अब इस दौरान सारे इवेंट्स हो रहे हैं, उनको हमने कैटेगराइज करना है बिटवीन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट और हमने इनकी क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करनी है। तो अब हम स्टैंडर्ड पढ़ कौन से रहे हैं, वी आर रीडिंग IAS 10 कंपनीज एक्ट और जो अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक होंगे, हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। अब अगर हम फ्लो चार्ट डिस्कस करें कि हमारी कहानी चलनी कैसे है, इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑथराइजेशन का प्रोसीजर है वो किस तरह से काम करेगा, तो वो देखें। फॉर एग्जांपल 30 जून जो है वो आपका ईयर एंड आ गया कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ तक बननी थी। अब 31 अगस्त को अब आपने क्या किया, मैनेजमेंट ने एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाई प्रॉपर कि सर ये हमारा है, इसमें ड्राफ्ट है, कोई कमी पेशी कुछ भी करनी है कर लें। उसके बाद 18 सितंबर को बोर्ड ने उसको रिव्यू किया, जो डायरेक्टर से बड़ी ठीक है, और उसने क्या किया, ऑथराइज कर दिया, साइन कर दिया। 19 सितंबर को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ठीक है हम इतना डिविडेंड जो है लेने लगे हैं। 1 अक्टूबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो अवेलेबल हो गई। 24 अक्टूबर को क्या की है, उन्होंने अपनी एजीएम कॉल की और रजिस्ट्रार को फिर एजीएम के बाद जब एजीएम से उसने क्या कर दी, अप्रूव कर दी। तो सवाल ये है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन कौन सी होगी। सर दिस इज़ द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। हमने ईयर एंड के बाद जब तक वो ऑथराइज नहीं हो जाती, यहाँ तक का देखना है। कोई इवेंट वगैरह हुआ, कोई एडजस्टमेंट वगैरह हुई, हम उसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, वो अगले साल में। ये वो पीरियड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक। कोई एडजस्टिंग इवेंट हुआ, हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर रहे होंगे। तो इस दौरान ऑथराइजेशन डेट से इस डेट तक हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है कि क्लासिफिकेशन हमारी क्या होगी। हमारे पास आएंगे या तो होंगे एडजस्टिंग इवेंट, या तो होंगे हमारे पास एडजस्टिंग इवेंट, हम उसको देखेंगे, या तो हमारे पास होंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट हमारे पास कौन से होंगे कि हमारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी एट रिपोर्टिंग पीरियड। क्या कंडीशंस रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर, वो जो आपका ईयर एंड था 30 जून या ईयर एंड था 31 दिसंबर, उस दिन के ऊपर जो है वो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे कस्टमर की बैंकरप्सी है, लिटिगेशन है, इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, इन ट्रांजिट में आपको फाइन पड़ गया, पेनल्टी बढ़ गई है, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होगा, हम इनको एडजस्ट करेंगे। मतलब ये सारा कुछ हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जो ईयर एंड के बाद हुआ है, 30 जून के बाद हुआ है, फॉर एग्जांपल केस हम हार गए हैं 1 अगस्त को, फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है 15 जुलाई को, ये सारा कुछ इसके बाद हुआ है। लेकिन ये वो कंडीशंस थी जो उस ईयर एंड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी, मौजूद थी, इसलिए हम क्या करेंगे, इन इवेंट्स को एडजस्ट करेंगे। और कुछ ऐसी हैं जो नहीं है, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्राइस हो जाए 30 जून को ईयर एंड हुआ, हम बड़े खुश थे, ये कम जुलाई को नया बजट आ गया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो हैं वो 3 टाइम्स कर दी, कीमतें बढ़ा दी। हम बड़े खुश थे, 30 जून को जंग लग गई, हफ्ते बाद पेट्रोल की कीमत जो 200 रुपये लीटर थी वो 2000 रुपये की हो गई, कीमतें बढ़ गई। अचानक सैलाब आ गया, हम बिल्कुल काम सीधा सीधा कर रहे थे, कंपनी हमारी बिल्कुल ठीक जा रही थी, बारिशें हुई, मूनसून आया, सैलाब आ गया। तो ये है। फिर डिविडेंड, डिविडेंड की भी हम सेपरेटली बात करते हैं कि डिविडेंड एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है इनको हम फिर प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी भी एडजस्ट नहीं करेंगे। तो एडजस्टिंग इवेंट को हम एडजस्ट करेंगे, अमाउंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपडेट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का हम सिर्फ क्या देंगे, डिस्क्लोजर। और वो भी डिस्क्लोजर कब, इफ मटेरियल, जब वो हमारे लिए क्या होंगी, मटेरियल होंगी, हम तब ही क्या करेंगे, इसको डिस्क्लोज आउट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब चीज़ें हमने देखनी है, बिकॉज ये सवाल IAS 1037 मिला के आएगा। तो एक इसका एरिया होगा वो 37 से रिलेटेड होगा कि हमने प्रोविजंस को रिकॉर्ड करना है, कंटीजेंसीज को रिकॉर्ड करना है। एक इसका एरिया होगा जो इस देखेगा वो प्रोविजन या वो कंटीजेंसीज एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। तो पहले हम इसको बात कर रहे हैं, तो क्या करना है हमने, हम पहले इवेंट आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ईयर से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक, इवेंट्स तो क्लासीफाई करेंगे, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। फिर उसके मुताबिक क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे या डिस्क्लोजर देना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्लोजर जो है वो दे रहे होंगे। और उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ऑथोराइज हो जाएंगी, फिर बोनस या डिविडेंड वट जो भी डिक्लेयर करना है, कंपनीज जो है वो क्या कर रही होंगी, लेकर चल रही हों। और एग्जांपल्स जो हैं उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर हु ओड ₹5 मिलियन ऑन 30 जून 2012, जिसने हमें 5 मिलियन देना था, बैंकरप्ट हो गया 5 अगस्त को। सर ये लॉस रिकॉर्ड करेंगे आप, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये क्या है, एडजस्टिंग। 10 जुलाई को इन्वेंट्री 3 मिलियन की थी, वो डैमेज हो गई, हमें लगा पता 10 जुलाई को हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो गई और वो डैमेज 30 जून से पहले हो चुकी हुई थी, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। हम क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को कम करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब कॉन्ट्रैक्ट मिलना इज़ नॉट द एडजस्टिंग इवेंट। 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 महीने बाद मिल गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, इसको आप सिंपल डिस्क्लोज कर देंगे। डिस्क्लोज भी कब करेंगे, जब ये मटीरियल होगा, अगर इममटीरियल तो इसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये भी नहीं आएगा। कंपनी के शेयर्स जो हैं उनके वैल्यू में गिर गए, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, ट्रंप ने हमला कर दिया, ईरान ने आपने हरमस बंद कर दी, ये सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है वो क्या करेंगे, ट्रीट हो रहे होंगे। तो आपने बस ये याद रखना है, ये गोल्डन रूल है कि आपने देखना है कि चीज़ है क्या, नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज करोगे अगर मटेरियल हुए, एडजस्टिंग इवेंट की एडजस्टमेंट की जाएगी। इस चीज़ को आपने क्या रखना है, याद रखना है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, अब हम इनके कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं और इसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, हम उनको डिस्कस करते हैं, क्या हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन इवेंट्स का, क्या नहीं होगा, वी विल अकाउंट फॉर दैट। हमें इस चीज़ का तो पता लग गया कि एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से हैं।
एडजस्टिंग इवेंट के लिए कंडीशंस का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है एट द ईयर एंड। ईयर एंड के ऊपर कंडीशन का एग्जिस्ट होना क्या है, ज़रूरी है। फिर ही वो क्या है, आप उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। और जब कोई इवेंट एडजस्ट होगा तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे और आप अपने डिस्क्लोजर्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे होंगे, आप एडजस्ट कर रहे होंगे। अब ये एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से हैं, बिकॉज हमारे लिए जब हम सवालों को पढ़ेंगे तो आपको इन 5 कैटेगरीज के ही सवाल मिल रहे होंगे जिनको हमने यहाँ पर देखना है। जो मोस्ट कॉमनली सवाल हैं जो पास्ट पेपर में हैं, जैसे सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। हमारा केस सेटल हो गया, फ़ाइन पड़ गया या अवार्ड मिल गया या हमें फ़ाइन पड़ना कम था, ज़्यादा पड़ गया या फ़ाइन ज़्यादा पड़ना था, कम पड़ गया, सेटलमेंट हो गई है। सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट जो है वो आपका हमेशा एडजस्टिंग इवेंट ही ट्रीट करेगा। क्यों? बिकॉज़ अगर फ़ाइन पे करना पड़ गया या अमाउंट रिसीव करनी पड़ गई है तो ये प्रेज़ेंट ऑब्लिगेशन आज मौजूद है, आज फ़ाइन के पे करना पड़ रहा है ड्यू टू पास्ट इवेंट। माज़ी में इवेंट हुआ था तो फ़ाइन पे करना पड़ा है। माज़ी में एम्प्लॉइज़ को पेमेंट नहीं की थी तो अब क्या करना है, हमें फ़ाइन जो है पड़ गया। ये आपका क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा। ये आपका क्या होगा, एडजस्टिंग इवेंट होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बिकॉज़ ये जो 5 कैटेगरीज़ हैं इसके रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। उसके बाद है रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इंडिकेटिंग दैट एन एसेट वाज़ इम्पेयर्ड एट द ईयर एंड। कि हमें एक खबर मिलती है कि हमारा एसेट जो है वो तो इम्पेयर हो गया और अब आप उससे क्या करेंगे। अब प्रीवियसली आपने उसको इम्पेयर नहीं किया था, ये इवेंट बेशक ईयर एंड के बाद हुआ है। अब ईयर एंड के बाद अगर इम्पेयरमेंट हो रहा है तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो आप उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब इसमें मोस्टली फ्रिक्वेंटली वो जो हमें चीज़ डिस्कस करेगा, वो डिस्कस करेगा कि जी आप एक कस्टमर जो है बैंकरप्ट हो गए हैं, ठीक है, हम उनको कम कर देंगे। आपकी इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई है, हम उनको कम कर देंगे। अब यहाँ पे ना हम बस एक लाइन पढ़ते हैं कि जी एसेट्स की इम्पेयरमेंट आफ्टर ईयर एंड हुआ है तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे और एडजस्ट करेंगे। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ देखिएगा, हर इम्पेयरमेंट को आपने एडजस्ट नहीं करना। सोचना ज़रा 31 दिसंबर 2026 को ईयर एंड हुआ। इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। 31 दिसंबर 2026 को ईयर एंड हुआ आपका। अब आप चले गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम में, हम उनको बना रहे हैं। 31 जनवरी को आपका मशीन जो है वो चल रही तो एक्सीडेंट हो गया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुई या एक्सीडेंट हो गया, पीस टूट के मशीन लगा, मशीन तो फर्क हो गई है। अब इसकी वजह से आपको इम्पेयरमेंट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मशीन डैमेज हो गई। या 31 जनवरी को इतना शदीद तूफ़ान आया, इतना शदीद तूफ़ान आया कि दरख्त जो है वो फैक्ट्री की छत पे गिरा, छत टूट गई, छत टूट के नीचे गिर गई, मशीनें जो हैं वो डैमेज हो गई। ये भी अब डैमेज तो हुई है, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? अब पेपर में दे दिया, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? अब ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। मुझे बताएं, क्या इस तूफ़ान की कंडीशंस 31 दिसंबर पे एग्जिस्ट कर रही थी? सर नहीं कर रही थी। तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। तो ये बड़ा क्लियरली आपने देखना है कि एडजस्टिंग इवेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो कंडीशन का एग्जिस्ट करना, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ, ठीक है, ऑफिस से गाड़ी निकली हुई है, जा रही है, 15 तारीख को 15 जनवरी को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेजर एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गई, इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। तो क्या ये जो गाड़ी के डैमेज एक्सीडेंट जो है इसकी कंडीशन 31 को एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं। जब इसकी प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो हम इसे एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे। वी विल नॉट ट्रीट इट एज एन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप ईयर एंड पे बैठे हुए थे और ईयर एंड हो गया, 31 दिसंबर हुई, आप 10 जनवरी को बैठे हुए हैं और 10 जनवरी को बैठे बैठे ना आपने देखा कि यार हमने एक प्लैंड ऑक्यूपेंसी लेवल बनाया था। मैनेजमेंट बैठी है, डिस्कशन कर रही है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात बारी आई हुई है। अब यहाँ पे जब बात सुनिएगा, मैनेजमेंट बैठी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, सारा कुछ कर रही है।
अब इनकी डिस्कशन है, इन्होंने कहा यार हमने इस प्लांट की मशीन लेके आए थे, हमने एस्टिमेट किया था कि ये 10,000 यूनिट जो है वो रिक्वायर करेगी, ये 10,000 यूनिट जो है वो बनाएगी, वो मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट लेके आए तो 4,000 बने हैं। मतलब जो प्लान्ड ऑपरेशंस थे आप वो अचीव ही नहीं कर पाए, या जो बजटेड ऑपरेशंस थे या फोरकास्ट आपने की थी आप वो अचीव ही नहीं कर पाए। तो अब ज़रा मैं आपको एक ज़माने में लेके जाता हूँ, वो IAS 36 आप पढ़ के आए थे। उस IAS 36 में आपने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे, एक इंटरनल इंडिकेटर से, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर से। उन इंटरनल इंडिकेटर्स में आप पढ़ के आए थे कि अगर आपने जो अपनी प्लान्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेट किया हुआ है, या प्लान्ड लेवल ऑफ यूजेस जो है आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये भी इस चीज़ का सबूत है कि यार हमें क्या करना चाहिए, उन एसेट्स का इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। बिकॉज़ इम्पेयरमेंट टेस्ट का मतलब क्या होगा, हम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट में लेंगे हम वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब हमें एक एसेट जिसका था वो 10,000 यूनिट्स बनाएगा, उसने 4,000 यूनिट से बनाए हैं, तो अब हमें डाउट है कि यार इसकी रिकवरेबल अमाउंट कम तो नहीं होगी, इसकी तो वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इस एसेट्स की इम्पेयरमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये वाला एसेट, ये वाली इम्पेयरमेंट, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? सोच के जवाब दें, सोचे सोचे सोचे। ये वाला एसेट, ये वाली कहानी एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है? सर ये वाली कहानी एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी ईयर एंड के ऊपर। इसकी कंडीशन जो है वो ईयर एंड के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि पूरा साल देखा कि आप प्लान्ड ऑक्यूपेंसी जो है या प्लान्ड प्रोडक्शन जो है वो अचीव ही नहीं कर पाए थे। तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसकी इम्पेयरमेंट जो है अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया, तूफान आ गया, वो आपका एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है डिटर्मिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज और प्रोसीड फ्रॉम एसेट सोल्ड बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड। आपने ईयर एंड से पहले एसेट डिस्पोज ऑफ किया हुआ था, पैसे मिले ईयर एंड के बाद, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है एडजस्टिंग इवेंट है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस पेमेंट इफ द एंटिटी हैड अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एट द ईयर एंड टू मेक सच पेमेंट। अगर आपने कोई पेमेंट्स करनी है, बोनस की, वट जो भी पेमेंट्स हैं, अगर ईयर एंड पे उसकी आपकी लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस मौजूद है, फिर आप क्या करेंगे, आप इसको भी एडजस्टिंग इवेंट जो है वो मानेंगे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड या एरर्स दैट शो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है। IAS के ऊपर आप पढ़ के आ चुके होंगे। रेलेवेंट स्टैंडर्ड बताता है आपको कि भाईजान आपने किस तरह से इनको एडजस्ट करना है। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। सबसे ज़्यादा सवाल इन पाँचों के, अब कोई भी सवाल उठाएंगे इन पांचों कैटेगरीज के इर्द गिर्द ही सवाल जो है वो चल रहा होगा, दिख रहा होगा। तेरी रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है उसको देखते हैं, कोर्ट सेटलमेंट केस को देखते हैं कि जी लिमिटेड वो सूड बाय सप्लाई, आपके ऊपर जो है वो केस हुआ था, ईयर एंड आ गया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जी लिमिटेड को आपने पे करना है, और हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। अब ये इवेंट ईयर एंड के बाद हुआ है, बट इसकी प्री कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, इसको हम क्या कहेंगे, एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजस्टिंग इवेंट जो है वो कह रहे हैं। ओके। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री, रिमेंबर अभी हम प्रोविजंस पढ़ेंगे 37 में, तो यू विल लर्न फ्रॉम दैट। बिफोर एडजस्टमेंट अगर ईयर एंड अभी नहीं आया तो हमने कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस वगैरह अभी रिकॉर्ड नहीं की हुई, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट हमें लग गया पता कि ये इवेंट एडजस्टेबल है और अभी केस का फैसला भी नहीं आया, वो आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोविज़न जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रोविज़न कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको जाके हम IAS 37 में जो है वो डिस्कस करेंगे।
तो अगर फ़ाइन पे करना पड़ गया फिर तो ठीक है, अगर हमें भी केस चल रहा है, ईयर एंड के बाद भी केस चल रहा है और हमें नहीं पता कितना फ़ाइन पड़ेगा, तो उसके प्रोविज़न जो है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है? एक चीज़ रखिएगा, अगर ईयर एंड में और ऑथराइज़ेशन डेट में सेटलमेंट हो गई, एग्ज़ैक्ट अमाउंट क्या होगी एडजस्ट हो जाएगी। अगर सेटलमेंट नहीं हुई, केस पेंडिंग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोविज़न्स बना के क्या करेंगे, उसको लेकर चल रहे हों। फिर जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये तो एडजस्टिंग इवेंट की बात हो गई। जो हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट का हमें लग गया पता कि भाई ये वो चीज़ें हैं जिसकी कंडीशन ईयर एंड के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। जिसकी कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो इवेंट ही हमारे लिए क्या हुआ, नॉन एडजस्टिंग। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हम देखेंगे कि क्या ये मटीरियल है या ये इममटीरियल है। मटीरियल है या इममटीरियल है। अगर इममटीरियल हुई, इग्नोर्स। मटीरियल हुआ तो डिस्क्लोज जो है वो करना पड़ेगा। जैसे फेयर वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू गिर गई, डिबेंचर्स की वैल्यू गिर गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई। अगर आपकी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद और ऑथराइजेशन डेट तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू गिर गई है, मार्केट क्रैश कर गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी के शेयर्स लेके बैठा हूँ, इतनी गंदी मार्केट क्रैश की, वो मैंने शेयर्स होगा लिए तो 10 का आ गया। अब ये वाली मार्केट क्रैश करना, इसकी कंडीशन ईयर एंड के ऊपर नहीं थी, तो ये इवेंट एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है। अगर वैल्यू ज़्यादा है, मटेरियल है, तो मैं डिस्क्लोज़ कर दूँगा कि यार ये इवेंट है, ये अमाउंट है, लिख के बता दूँगा। अगर नहीं है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। सिमिलरली आपने कोई एग्रीमेंट्स कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए जिसका इम्पैक्ट अगले साल में आएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज, मटेरियल है तो डिस्क्लोज, अगर इममटेरियल है तो इग्नोर। ठीक है? उसके बाद हरी हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर ना बड़ा फड्डा पड़ता है और डिविडेंड की बड़ी आसान कहानी है। हमें पता है हमारे पास 2 तरह के डिविडेंड हैं। हमारे पास 2 तरह के डिविडेंड हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। जो इंटरिम डिविडेंड है ना, इंटरिम डिविडेंड वो तो है कि भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करना है, ड्यूरिंग द ईयर पे करना है। और फाइनल डिविडेंड हमेशा अगले साल पे होगा। क्या होगा? अगले साल जो है वो पे हो रहा होगा। तो अब इंटरिम डिविडेंड इसी साल डिक्लेयर हुआ, इसी साल अगर पे कर दिया ठीक है, पेएबल अगर है तो वो उसके ऊपर फिर कंपनीज़ एक्ट की प्रोविज़न लगेंगी। लेकिन इंटरिम डिविडेंड के ऊपर तो हम कोई ऐसा इवेंट क्रिएट नहीं करेंगे। आपका ईयर शुरू हुआ था 1 जनवरी को, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को। अगर उसने 30 जून को इंटरिम डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड तो पे हो गया होगा, तो वो आपकी लायबिलिटी बनेगा ही नहीं। लेकिन फाइनल डिविडेंड की बात करें तो सर 30 जून का ईयर एंड था आपका। इस 30 जून के आपने जो डिविडेंड जो है वो प्रपोज़ किया और वो अप्रूव कर लिया मेंबर ने। ये सारा कुछ बाद में हो रहा है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज़ हुई, सीईओ ने, डायरेक्टर ने, सीएफओ ने साइन किए। उसके बाद उन्होंने प्रपोज़ कर दिया कि वी आर गिविंग ₹2 पर शेयर डिविडेंड। एजीएम कॉल हुई, एजीएम ने मेंबर्स ने अप्रूव किया तो डिविडेंड की पेमेंट हो गई। अब ये जो है, ये 30 जून की लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये लायबिलिटी नहीं बनाएँगे, इसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानेंगे, आप इसको डिस्क्लोज़ कर देंगे ईयर एंड के ऊपर, यदि हम इतना डिविडेंड जो है वो दे रहे हैं, लेकिन इसको एडजस्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये की पॉइंट्स कंपनी एक्ट के हैं कि फाइनल डिविडेंड बोर्ड प्रपोज़ करेगा, मेंबर्स अप्रूव करेंगे। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे और वही अप्रूव करेंगे।
और लायबिलिटी कब रिकॉर्ड होगी? जब एजीएम से उसका अप्रूवल आ जाएगा। जिस दिन एजीएम ने अप्रूव कर लिया, अब आप उस दिन की लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर 2026 का डिविडेंड जो है वो 27 में एजीएम में अप्रूव हुआ, तो वो 2027 की लायबिलिटी बन जाएगी। पेएबल पिछले साल में जाके हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। ये बड़ा ईज़ी सी बात है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये हम जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ते हैं, जो प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आप सीख के आए हुए हैं। तो अगर आप जल्दी से इसका अगर क्विकली डिसीजन करें, जो अगर आपका फ्लो चार्ट बनाएं कि इवेंट कब हुआ है, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, जी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? नहीं, नॉन एडजस्टिंग। अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज, अदरवाइज इग्नोर। जैसे एग्जांपल मार्केट डिक्लाइन, ये सारा कुछ आ गया। फिर क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? यस, ठीक है, अमाउंट को एडजस्ट करो, डिस्क्लोजर को अपडेट करो, कोर्ट सेटलमेंट, इम्पेयरमेंट, फ्रॉड वगैरह, एरर्स वगैरह सारे हो गए। डिविडेंड के ऊपर ये ईयर एंड के बाद होते हैं, तो ये लायबिलिटी आप इसको करंट ईयर की नहीं मानेंगे, बल्कि आप इसको करंट ईयर में नोट्स दे देंगे, और अगले साल की लायबिलिटी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। क्लियर है ये सबको? उसके बाद है IS 10 और गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का आपको पता होगा। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हम तो अपना कारोबार चलाएंगे, हम तो अपना कारोबार चलाएंगे, और हमारा कारोबार जो है वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। हम आज बैठे हुए, आज हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमारे माइंड में यही इंटेंशन है कि हम कारोबार चलाएंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये अनफोर्सिएबल फ्यूचर तक हमारा कारोबार चलेगा। इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न इशू का मतलब क्या है कि भाई अब हमें मुस्तकबिल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। वो कहता है कि एंटिटी शैल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, कि वो गोइंग कंसर्न के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इफ़ मैनेजमेंट डिसाइड कि वो लिक्विडेट करने जा रही कंपनी को, या वो कारोबार बंद करना जा रही है, या अगर वो कोई अल्टरनेटिव उसको नहीं मिल रहा, मतलब गोइंग कंसर्न के इशू हैं, फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर नहीं बना रहे हों। अभी तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, और हमें पता है कि यार हम जो है अपना कारोबार करेंगे अगले 20 साल, 50 साल, जब तक है जान हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस जो है वो क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे, चला रहे होंगे। ये चीज़ तो हमने यहाँ डिटर्मिन की है। लेकिन ये गोइंग कंसर्न है कि हम चला रहे हैं। हमारी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी बेसिस के ऊपर बनती है कि हमारा बिजनेस चलेगा। ये कब वैलिड नहीं रहेगा, कब वैलिड नहीं रहेगा, उस चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो करना है। तो अब इंडिकेटर्स कौन से हैं कि भाई हमारा गोइंग कंसर्न का इशू पड़ गया है, पता नहीं कि हम चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। हम 10 साल चलते हैं, हम 20 साल चलते हैं, या 5 साल अगले मुश्किल हैं, या 5 साल जो है वो आसान है। ये इसको हमने क्या करना है, देखना है। अब उसको देखते हैं वो गोइंग कंसर्न के इश्यूज कब आएंगे। नंबर 1, फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ अ मेजर कस्टमर। एक हमारा मेजर कस्टमर जिससे हमें 60-70% रेवेन्यू आता है, हम कारोबार कर रहे हैं, वो हमें पे नहीं कर रहा। अब जिससे हमें 60-70% रेवेन्यू आना है, अगर वो हमें टाइमली पे ही ना करें, या उसकी पेमेंट के इशू हो रहे हैं, 60% रेवेन्यू, क्या हमारा कारोबार का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? नहीं यार, महंगा पड़ गया। अब हमारी गोइंग कंसर्न नहीं चलेगी। उसके अलावा अगर हमारी एनआरवी जो है वो गिर गई है, इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, डैमेज हो गई, एनआरवी कम हो गई है, हमने इन्वेंट्री हज़ार रुपये की ली है, अब वो 400 रुपये की बिकनी है, गोइंग कंसर्न। कपड़े का काम है, सीजनल होता है, आपने कपड़े की इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा बना के रख ली, गर्मियों को छोड़ के सर्दियों में बिक पाएंगे? और सेल ही नहीं हुई। नहीं। आपका बड़ा प्लांट ब्रेक डाउन हो गया, मशीनें जो हैं ख़राब हो गई, फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई, जलजला आया, फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई, अब गोइंग कंसर्न।
मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई, आपने लाके एक चिमनी लगाई, धुआं निकल आया, ईपीए वाले आ गए, बैन कर दिए। अब आप कहें जी मैंने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की थी सर, सॉरी धुआं निकलेगा, काम नहीं कर सकते। अब आप कहें क्या करें, गोइंग कंसर्न पड़ गया, पता नहीं चलता नहीं चलते। आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल होता ही इंपोर्ट है, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन कर दिया, लॉजिस्टिक्स के मसले पड़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, पेट्रोल शॉर्ट पड़ गया। जैसे अभी वॉर की कंडीशन हुई थी, इन वॉर की कंडीशन में एक दफ़ा दुनिया हिल गई थी कि भाई गोइंग कंसर्न के मसले पड़ गए थे। लॉजिस्टिक्स, गल्फ में सामान कहाँ से आएगा, फूड कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से जाएगा, ये बढ़ गए थे। तो गोइंग कंसर्न के इशू इस तरह से होते हैं। या आपका कंपटीटर मार्केट में आ गया जो आपकी सेल उड़ा के ले गया, आपका कंपटीटर आ गया और मार्केट में आपकी सेल उड़ा के ले गया, जिसके आने की वजह से आपको नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये भी क्या है कि अब आपकी सेल्स ड्रॉप हो गई हैं। अब जो है वो आप नहीं चल पाएँगे या फ्यूचर में अब अपने पैसे जो हैं पूरे नहीं कर पाएँगे। तो ये अब इंडिकेटर्स हैं कि भाई अब हमारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वही गोइंग कंसर्न के ऊपर नहीं बन सकती। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? कहते हैं इफ गोइंग कंसर्न असम्पशन इज़ नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट, क्योंकि मेरी तो असम्पशन है, कारोबार चला रहा हूँ। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है कि भाई अब सप्लायर पेमेंट नहीं कर रहा, फैक्ट्री गिर गई है, मार्केट क्रैश कर गई है, गवर्नमेंट के लॉ सख्त हो गए हैं, कारोबार नहीं किया रहेगा। अगर ये अप्रोप्रिएट नहीं है और इसका इफ़ेक्ट परवेसिव है, तो आईएएस 10 कहता है कि अब आपकी जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको फंडामेंटली क्या कर लो, चेंज कर लो। अब आप उसको नहीं इस तरह से लेके चलेंगे जो गोइंग कंसर्न की बेसिस, तो क्या होगी वो अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। तो डिस्क्लोजर क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ IAS 10 नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे उसके अलावा और देखेंगे स्टैंडर्ड। हमारे पास IAS 1 भी आ जाएगा विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर, और हम यहाँ पे IAS 10 भी देख रहे होंगे। बिकॉज ये अब यहाँ पे एक तो है IAS 1 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की बात कर रहा है, और सेकंड है IAS 10। IAS 10 कहता है कि भाई अब आपने इसको जो है चेंज ऑफ अपनी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करें, आप इसको नहीं कर सकते बिकॉज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हुए हैं। आपका मुझे सप्लायर जो है वो मर गया, आपका एनआरबी जो है वो ज़्यादा हो गई है, आपके एसेट्स जो हैं तबाह हो गए हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लॉजिस्टिक के मसले पड़ गए हैं। ये सारे इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर टेलिंग यू रिगार्डिंग दैट इशू विच वी हैव रेज्ड। यार ये रिपोर्टिंग पीरियड है, तो अब इसको एडजस्ट करना है। अब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न की बेसिस पे नहीं बना सकते, वहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, वहाँ पे हमारे पास IAS 1 बना देगा। अब क्या करेंगे, जो डिस्क्लोजर्स जो हैं वो हमें जो बताने पड़ेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर नहीं बन रही, तो आप इसको बताएंगे कि फिर वो किस बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे, आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि यार ये चीज़ जो है इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बेसिस के ऊपर बना रहे हैं। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट को कुछ मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ का पता है यार ये भी हो सकती हैं, तो वो कुछ वो कंडीशन, वो सिग्निफिकेंट, वो डाउट्स जो हैं जो एंटिटी को फ्यूचर में पढ़ सकते हैं, अभी पता नहीं कौन से पढ़ेंगे, उसको भी क्या करेगी, वो डिस्क्लोज जो है वो कर रही होंगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इवन गोइंग कंसर्न आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ही क्यों ना रहा हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गोइंग कंसर्न का इशू अगर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद भी आया है, still you will adjust your financial statements। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फिट लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। फिट लिमिटेड जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनलाइज कर रही है 30 जून के लिए। ईयर एंड आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिसेशन हो गई, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, कोविड आ गया, ट्रंप ने धमाका कर दिया, अब कस्टमर्स लूज़ होना शुरू हो गए। मैनेजमेंट ने कहा यार अब बिज़नेस तो नहीं चल पाएगा। बोर्ड ने क्या की, लिक्विडेशन का अप्रूव कर दी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप इसके ही एस्पेक्ट पे बनाएँगे, इस चीज़ के ऊपर गोइंग कंसर्न यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा कि भाई कारोबार हमारा बंद हो गया। तो रिमेंबर,
अब जो एफएल जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाएगा, वो इस फैक्ट को डिस्क्लोज करेगा कि भाई मेरी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर नहीं बन रही। जो भी रेलेवेंट इवेंट है जो भी है उसको क्या करेगा, डिस्क्लोज कर रहा होगा। जी ये डिस्क्लोजर है इसका। और इसका फिर इम्पैक्ट क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, कि भाई इतनी हम एसेट से वैल्यू रियलाइज कर लेंगे, इतने की ज़मीन बेच देंगे, इतने का एसेट बेच देंगे, प्लांट बेच देगा। सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स बताएंगे रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ एसेट्स, रीजंस कि लिक्विडेशन का प्लान क्या है, अजम्पशन क्या है, टाइमिंग ऑफ लिक्विडेशन क्या हो सकती है, एम्प्लॉय से कैसे निकालेंगे, एसेट्स अभी आपके किस अमाउंट पे कैरी हो गए हैं, आप एसेट्स के मेजरमेंट जो है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और तमाम यूज़र्स को आप फिर क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारा कोई कंसर्न नहीं रह गया, हम जाने लगे हैं लिक्विडेशन पे, ये सारा कुछ पढ़ लो, हम आपको क्या करेंगे इसके हिसाब से पेमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो कर दें। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे केस वन में 15 जुलाई 2011 को एक मेजर कस्टमर जो है उसने बैंक जो है वो फाइल कर दी। मेजर कस्टमर था, 60% रेवेन्यू आता था। अब हमें लग गया पता कोई पैसे तो मिलने नहीं है, पैसे नहीं मिलने, हमने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली कि हमारा ये 60% गया। एनआरवी गिर गई, मार्केट इतनी बुरी क्रैश हुई कि अब हमने जो सामान खरीदा था वो बिकना ही नहीं है, 1000 की चीज़ 200 में नहीं बिक रही, गया बिजनेस। मेजर कॉन्ट्रैक्ट निकल गया हाथ से, मेजर कॉन्ट्रैक्ट निकल गया हाथ से। आपकी फर्म का 80% रेवेन्यू से आना था, अब नहीं आ रहा। अब अनसर्टेनिटी हो गया, पैसे कहाँ से आएंगे फ्यूचर के, कहाँ से पूरा करेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। फैक्ट्री इतनी बड़ी लगा ली, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आग लग गई, प्रोडक्शन रुक गई, बिल्डिंग गिर गई, ज़लज़ला आ गया, सैलाब बहा गया, मार्केट में नया कंपटीटर आ गया, बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया, बैंक ने अपनी तमाम क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है हमारे लिए बंद कर दी। ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे गोइंग कंसर्न के इश्यूज़ को रेज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, इसकी असेसमेंट कर रहे हैं। तो क्या है ये फ्लो चार्ट, याद रखना आपने। इवेंट्स कब हुए हैं, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। क्या ये बता रहे हैं कि इस इवेंट की वजह से हमारी लिक्विडेशन हो जाएगी, कारोबार रुक जाएगा, या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गोइंग कंसर्न की अजम्पशन सही है, हमारा कारोबार चलेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह बनाते रहो। बस इस इवेंट को अगर ये मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दो, कोई मसला नहीं है। पंगा पड़ गया और इन पंगों का ये सिला मिलेगा। अब गोइंग कंसर्न नहीं है, अब हमारे लिए गोइंग कंसर्न नहीं है, अब हमें फ्यूचर नहीं पता। अब हमारी जो बनेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनेंगी लिक्विडेशन बेसिस की। अब हम अपने एसेट्स को बेचने लगे हैं, जितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है, जितनी रकम एडजस्ट करनी है वो बताएंगे, और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो हम क्या करेंगे, दे रहे हैं। ये फ्लो चार्ट जो है वो आपने याद रखना है। दिस फ्लो चार्ट इज इनफ टू एक्सप्लेन द होल कंसेप्ट इन जस्ट 3 और 4 लाइन। उसके बाद है द लास्ट थिंग कि डिस्क्लोजर। इसका डिस्क्लोजर थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। IAS 10 का जो डिस्क्लोजर है वो थ्योरेटिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्लोज में करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जितने भी यूज़र्स हैं उनको पता हो कि आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एडजस्टमेंट्स की है वो कौन कौन सी है बताना। वाई डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको सारा कुछ पता होगा कौन कौन से इवेंट हैं जो ईयर एंड के बाद हुए हैं और आपने रिफ्लेक्ट किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ईयर एंड के बाद कोई आपका कस्टमर या आपका कोई डेटर जो है बैंकक्रप्ट हो गया है तो बताओ, ताकि कल को कोई मसला ना करे कि भाई तुमने बताया नहीं था, तो बताना है आपने। IAS 10 क्या कहता है, IAS 10 कहता है कि द डेट, आपने कब डिस्क्लोज करना है ये एडजस्टिंग कीवर्ड को, द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑथराइज्ड फॉर इशू। जो जो डेट ऑफ ऑथराइजेशन है तब आपने इसको डिस्क्लोज करना है। और हु गेव द ऑथराइजेशन, CFO वो होगा। उसके बाद आपने क्या करने हैं, अपने जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो अपडेट करने हैं इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो आफ्टर द ईयर एंड एग्जिस्ट कर रही थी।
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। और अगर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं थे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट थे, तो उसका क्या करना है आपने, मटेरियल अमाउंट का डिस्क्लोजर जो है वो दे देना है नेचर ऑफ अमाउंट बता के। फिर ये नेचर है उस इवेंट की, और ये है जी, अगर इसका इम्पैक्ट अगर हमें पड़ा तो ये अमाउंट का पड़ रहा होगा। तो ये बस आप वन लाइनर एक्सप्लेन करके जो है वो दे रहे होंगे, दैट्स इट। क्योंकि IS-37 के साथ जब होगा इसका डिस्क्लोजर, तो एक सवाल में जब हम डिस्क्लोज कर रहे होंगे तो इवेंट्स की डिस्क्लोजिंग वो इसके मुताबिक होगी कि सर ये डेटर जो है बैंकरप्ट हो गया है, इसका इवेंट कंडीशंस जो हैं वो चूंकि एग्जिस्ट कर रही थी, आप बता देंगे जी सैलाब आ गया, दीवार गिर गई है, ये तो बाद में आया है, इम्पैक्ट बता देंगे। तो कह देंगे ये जी सैलाब आना चूंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट था तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, ये बता देंगे 10 करोड़ की हम दीवार बनाएंगे, ये बता देंगे। अब उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन, और ये फ्यूचर में है क्योंकि अब सारा काम है फ्यूचर में हुआ है, 31 दिसंबर के बाद हुआ है 30 अप्रैल के दरमियान। तो ये जो कंडीशन 31 दिसंबर को एग्जिस्ट कर रही थी, इनकी वैल्यूएशन जब करेंगे, प्रोविजंस करेंगे, वो 37 में कैलकुलेट करेंगे। तो इनको रिकॉर्ड करने का जो इवेंट है अंग्रेजी कि भाई इस दिन होना है या ये इसका तरीके होने हैं, वो हम 10 के मुताबिक कर रहे हैं। जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैलकुलेशन है वो हम किसके मुताबिक करेंगे, वो हम 37 के मुताबिक जो है वो कर रहे हैं। गॉट इट। जैसे आप कुछ इस तरह से जो है वो क्या करेंगे, वो अपना डिस्क्लोजर जो है वो बता रहे होंगे उसके इम्पैक्ट के हिसाब से, करीबन इस तरह से बताएंगे कि अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बताएंगे इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जी इवेंट कब हुआ, इवेंट की डेट बता दी कि ये इवेंट इस तारीख के ऊपर हुआ, क्लासिफिकेशन जी एडजस्टिंग इवेंट है, नेचर ऑफ इवेंट क्या है कि आपका जो डेटर हैं वो इम्पेयर हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, आपने वो बताया। और आपने फिर इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। बट एडजस्ट कैसे करेंगे, आपने इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड किया और जो आपके डेटर्स के डिस्क्लोजर थे उसको आपने अपडेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिछली बिल्डिंग जो है वो बेच दी 15 मार्च को, और आपने 2.7 मिलियन जो है वो रिसीव किया, हालांकि कैरिंग वैल्यू 31 मिलियन की थी। जस्टिंग इवेंट है, सेल प्रोसीड्स आपको बेशक बाद में मिली है और कुछ मिलने वाली है, तो आप वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई पैसे आ गए हैं। अकाउंटिंग क्या है कि आपने 3.1 की चीज़ 2.7 की बेची, लॉस हुआ, आप लॉस को रिकॉर्ड करें, डिस्क्लोजर को अपडेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ट्राईसाइकिल जो है वो आ गई है और यूरोप ने कह दिया कि ये बैन है, नहीं है, और उसका अल्टरनेटिव जो है मार्केट में आ गया। आपकी साइकिल थी वो अनसेफ डिक्लेयर हो गई और उसका अल्टरनेटिव बेहतर आ गया, तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। एनआरवी रिकॉर्ड करेंगे आप, और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे, एनआरवी रिकॉर्ड करेंगे, राइट डाउन करेंगे, अपने डिस्क्लोजर जो हैं वो क्या करेंगे, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स हैं, आई विल शेयर द नोट। आपने ये टेबल जो है ना ये वाला, इसको लाजमी रीड करना है। ये टेबल आपने लाजमी रीड करना है, इट विल लेट यू नो कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। जैसे फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, ठीक है, डैमेज हो गई, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट, इवेंट के बाद हुआ है, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। अब आप बता देंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, 1.5 लाख मिलना है, तो आप इसको इवेंट को करेंगे नेचुरल इवेंट क्या है, फ्लड आ गया था, एडजस्ट नहीं कर रहे, और चूंकि इंश्योर्ड था तो हमें 1.5 लाख रिकवर हो जाएगा। आप इस तरह से आप उसको टेक्स्ट में क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर दे। डिस्क्लोजर ऑफ ऑथराइजेशन ये हमने बात कर ली है। कौन डेट क्या होगी जिस दिन हम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट ऑफ ऑथराइजेशन है उसके ऊपर करेंगे, हु गेव द ऑथराइजेशन, CFO वगैरह जो है वो क्या करेंगे, वो करेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज ऑथराइज्ड फॉर द इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ CEO, जो भी नाम होगा वो कर रहा होगा। सो यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्ड ES-10 कंप्लीट